नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया के साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर का पूरा अपडेट और साथ ही जानेंगे कि आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या खास रहने वाला है और अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस आखिर कब खत्म होगा। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। अमेठी और रायबरेली में आज नामांकन का आखिरी दिन। किसी भी वक्त हो सकता है कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान। प्रियंका और राहुल गांधी लड़ सकते हैं चुनाव। दोनों सीटों पर आज कांग्रेस का होना है भव्य रोड शो। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। झारखंड के चाईबासा में एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में करेंगे सभा। शाम 5 बजे होगा रोड शो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के संभल और बदायूं में करेंगे जनसभा। मुरैना में भी होगी चुनावी सभा। दतिया में करेंगे रोड शो। भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा ने अगले चरण को लेकर पदाधिकारियों से की चर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सूरजपुर, बिलासपुर और बलौदाबाजार में करेंगे आम सभा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बिगड़े बोल। इमरती देवी को लेकर कहा, अब इमरती जी का रस खत्म हो चुका है। विवादित बयान को लेकर बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। इमरती देवी ने FIR कराने की कही बात। मध्य प्रदेश में बड़ा कांग्रेस का कुनबा। पूर्व बीएसपी विधायक सोनीराम कुशवाहा कांग्रेस में शामिल। इधर बीजेपी नेता मुकेश मल्होत्रा ने भी ली सदस्यता। और साथ की बड़ी बात की अर्चना शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज सबकी नजर टिकी हुई कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम का ऐलान कब होगा और कौन होगा आज, क्योंकि यहां पर नामांकन का आखिरी दिन है। अमेठी और रायबरेली में किसी भी वक्त कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। कल रात अमेठी और रायबरेली को लेकर के कांग्रेस ने देर तक मंथन किया है और इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। आपको बता दें, सूत्रों का यह कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी शायद रायबरेली से उम्मीदवार हो सकती है। अमेठी और रायबरेली में आज कांग्रेस का रोड शो भी होना है। 150 गाड़ियों के साथ रोड शो की अनुमति मिल गई है। कुछ देर बाद राहुल और प्रियंका दिल्ली से रवाना होंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कल रायबरेली से अपने प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया बीजेपी ने। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी रहेंगे। ये वही है जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के सामने अपना दावा पेश किया था। हालांकि वो हार गए थे सोनिया गांधी से और एकमात्र सीट 80 में से जहां पर कांग्रेस ने अपनी साख बचा पाई थी वो रायबरेली की ही थी। वहां से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा गई हैं जयपुर की टिकट से। तो ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई कि अब आखिर अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि शायद इस बार अमेठी की जगह राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े और अमेठी से KL शर्मा, जो कि सांसद प्रतिनिधि रहे हैं सोनिया गांधी के, उनका भी नाम आगे चल रहा है। तो ऐसे में अमेठी और रायबरेली का जो पूरा सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है और बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या एक बार फिर से इन दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार पर भरोसा जताया जाता है या फिर कोई सरप्राइज फैक्टर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। 3 मई को 20 मई को 5वें चरण के तहत इन दोनों ही सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में कांग्रेस अब भी मंथन कर रही है कि आखिर अमेठी और रायबरेली से नाम क्या होगा। कल देर रात तक मंथन हुआ है और सूत्र ये कह रहे हैं कि शायद अमेठी से फिर से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है, क्योंकि अंतिम दिन है नामांकन का और अंतिम दिन तक के अब तक प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर नहीं लग पाई है। यानी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। हालांकि रोड शो की तैयारी तो कांग्रेस ने कर ली है, लेकिन उस रोड शो में प्रत्याशी के तौर पर कौन शामिल होगा ये देखना होगा। इधर देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दौरा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैलियों को आज वो संबोधित करने वाले हैं, जिसमें कृष्णानगर, वर्धमान पूर्व और बोलपुर में उनकी सभा होनी है। आज ही झारखंड में भी चुनाव प्रचार वो करेंगे। बंगाल के बाद वो झारखंड के लिए रवाना होंगे और यहाँ चाईबासा में एनडीए प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में आज उनकी सभा है। लगभग शाम 5 बजे रोड शो भी यहाँ पर होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो एक वृहद रोड शो
शो की तैयारी यहां पर कर ली गई है। आज 2 प्रदेशों में उनका दौरा है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और लगातार पूरे देश में उनका प्रचार जारी है। और अब झारखंड और पश्चिम बंगाल में चुनावी हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरने वाले हैं। तो देश की बड़ी सियासी हलचल का अपडेट हमने आपको दिया और अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और आज वो उत्तर प्रदेश में जाएंगे, मुरैना और भिंड में चुनावी प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संभल और बदायूं लोकसभा में जनसभा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सुबह 11 बजे संभल और 1 बजे बदायूं के गुन्नौर में उनकी आज जनसभा है और दोपहर 2 बजे वापस मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, मुरैना जाएंगे और फिर जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो होने वाला है उसमें शामिल होंगे और फिर शाम 5:30 बजे भिंड लोकसभा के दतिया पहुंचेंगे और दतिया जाकर के मां पीतांबरा पीठ मंदिर में पूजन अर्चन भी करेंगे और फिर उसके बाद रोड शो का आयोजन होना है और फिर शाम 7:30 बजे दतिया से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे और फिर रात्रि विश्राम आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर में ही रहने वाला है। तो यानी कि मिशन मध्य प्रदेश के साथ ही आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिशन उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें सूरजपुर, बिलासपुर और बलौदाबाजार रहने वाला है। बलौदाबाजार, सूरजपुर और बिलासपुर में आम सभा को वो संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे सूरजपुर के प्रेम नगर में आज उनकी जनसभा होनी है, जिसके बाद दोपहर 2 बजे बिलासपुर के तखतपुर में चुनावी रैली में वो शामिल होंगे। यहां से वो रवाना होंगे बलौदाबाजार के लिए और लगभग 4 बजे बलौदाबाजार के भाटापारा में आज उनकी जनसभा होनी है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव 7 मई को होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर मतदान होने हैं और ऐसे में चुनावी प्रचार यहां पर काफी तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 3 क्षेत्रों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसकी पूरी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो रचना एक तरफ लगातार दिग्गज प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही साथ बैठक करके रणनीति भी बना रहे हैं। भोपाल का रुख करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भोपाल में एक बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई और करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रभारी महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। चुनाव के अगले चरण को लेकर के चर्चा हुई है। सिरोंज में रैली करने के बाद जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे थे, कल सागर के दौरे पर थे। हालांकि इससे पहले सागर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रह चुके हैं और सिरोंज में सभा को संबोधित करने के बाद सीधे वो भोपाल पहुंचे और वहां पर विचार मंथन हुआ है, क्योंकि 2 चरणों में हमने देखा कि काफी कम प्रतिशत मतदान का रहा और ये भाजपा की टेंशन बढ़ा रहा है। इसलिए अब अगले चरण में किस तरह से वोट परसेंट बढ़े और उसको लेकर के ये बड़ी बैठक हुई है। चुनाव के अगले चरण को लेकर के मंथन हुआ है और इस बैठक में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में तमाम जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, ये तमाम दिग्गज मौजूद रहे। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है। दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दुष्यंत, कल एक बड़ी बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर मंथन हुआ है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार बीजेपी चुनाव में काम कर रही है, बीजेपी लगातार इस बात को लेकर जनता के बीच में जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो कामकाज सरकार ने किए हैं उनको लेकर सरकार बीजेपी जो है वो जनता के बीच में जाए और तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं, तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, वो हर एक बात के बारे में जनता को बताए। और जिस तरीके से आगामी 2 चरणों के चुनाव और बाकी है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में और तेजी लाने की जरूरत है प्रचार में, इसको लेकर भी उन्होंने बैठक ली है। साथ ही साथ जिस तरीके से सिरोंज से सभा करके वो राजधानी भोपाल पहुंचे थे, कार्यक्रम में बदलाव करके तमाम सारे नेता वहां पर मौजूद रहे। लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे और जिस तरीके से जब इस पूरी बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने गुजरात के मेहसाणा की जो सभा है उसको भी वर्चुअली संबोधित किया और उसके बाद बैठक ली। चुनाव के अगले चरण मतलब तीसरे चरण में किस तरीके से काम किया जाना है, क्योंकि 2 से 3 दिन ही बाकी है और उसके बाद प्रचार जो है वो इन तीसरे चरण को लेकर थम जाएगा। तो ऐसे में तीसरे चरण में जनता के बीच में जाकर और किस तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर ये देखने में आया था कि पिछले 2 चरणों में बहुत कम जो है वो
यहाँ पर मतदान हुआ था, और मतदान को और बढ़ाने के लिए, मतदान का प्रतिशत ऊपर करने के लिए लगातार कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जितना ज्यादा प्रतिशत बढ़ेगा उतनी ज्यादा बीजेपी के लिए फायदा इन सीटों पर होगा। तो ऐसे में लगातार कोशिश यही की जा रही है, और उसी को लेकर बैठक जो है वो आयोजित की गई थी, क्योंकि लगभग 10 से 12% मतदान जो है पिछले 2 चरणों में कम हुआ है। तो ऐसे में उस मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो तमाम सारी बातों को लेकर रणनीति तय की जा रही है, और उसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दुष्यंत। तो देखिए आकांक्षा, एक तरफ चुनावी प्रचार जारी है, स्ट्रैटेजिक मीटिंग हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच कई बार ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जो कि काफी चर्चा में रहते हैं। आपको ग्वालियर से खबर बता दें, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे हुए थे, और उनका एक विवादित बयान बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। इमरती देवी को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अब इमरती जी का रस खत्म हो चुका है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए वो अब कुछ बची नहीं है। बीजेपी नेताओं ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बयान पर सवाल उठाए हैं। IBC 24 से इमरती देवी ने बातचीत में कहा है कि जीतू पटवारी के खिलाफ वो FIR दर्ज करवाएंगे। वहीं अशोकनगर में होने की बात उन्होंने कही। शुक्रवार को SP से आवेदन देने की बात भी वो कहते नजर आई। तो ये बेहद बड़ा और विवादित बयान रहा जीतू पटवारी का। कल ग्वालियर वो पहुंचे हुए थे और वहां पर आप देखिए किस तरह से जीतू पटवारी ने बेहद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरती देवी के अंदर अब रस नहीं बचा है, चाशनी के लिए भी जगह बाकी नहीं है। और इमरती देवी जब एक्सक्लूसिवली IBC 24 से बातचीत कर रही थी रचना, तब उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल मैं अशोकनगर में हूं, लेकिन कल जब मैं पहुंचूंगी तो SP को आवेदन दूंगी। और बस यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने X पर पोस्ट कर इनके इस विवादित टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं और यह कहा कि यह केवल इनके बोल नहीं है बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। दलितों और खासकर महिलाओं का अपमान इस पार्टी की रीत बन गई है। बाबा साहेब अंबेडकर ने देश की महिलाओं और दलितों को अपने सम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। हमारे MP के दलित भाई बहन इमरती देवी के ऊपर टिप्पणी का बदला आगामी 7 तारीख को अपने वोट से लेंगे। और ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि हर एक कद्दावर नेता, मंत्री, बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं वो इस बयान की निंदा करें। और जाहिर सी बात है, इतना गलत बयान दिया गया है, इतनी विवादित टिप्पणी की गई है, तो नेता मंत्री के आम जनता भी इस पर जरूर सवाल उठाएंगे। रचना, बिल्कुल, और राजनीति का बहुत ही अलग स्तर है जहां पर महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है। राजनीति में भी अपने एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को लांघते हुए जिस तरह से ये टिप्पणी की गई है, हालांकि बिल्कुल श्योर है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के बयान सामने आते हैं, किसी भी नेता के बयान सामने आते हैं, उस पर जब इस तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो साफ तौर पर खारिज कर दिया जाता है कि मंशा वो नहीं थी, और उसके बाद खंडित कर दिया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों राजनीति जब कर रहे होते हैं, आरोप प्रत्यारोप जब कर रहे होते हैं, तो मर्यादा क्यों नहीं नजर आती। और चलिए अब अपने दर्शकों को वो विवादित टिप्पणी भी सुना देते हैं जिसको लेकर के सियासी भूचाल अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। मतदान के चरण कंप्लीट होते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र बढ़ते जा रहे हैं। कभी वीडियो को एडिट करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा आलू को सोना बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब एक बिल्कुल गंदी राजनीति पर उतर आई है और ये वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है और चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करती है। रचना, सुन रहे हैं आप, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है राम पांडे, और इन्हें पता नहीं कि आखिर तोड़ मरोड़ कर इस बयान में किया है और इसमें षड्यंत्र क्या होगा, जबकि खुद आपके जो PCC चीफ हैं वो कह रहे हैं कि इमरती देवी में अब रस नहीं बचा है। चलिए अब रुक कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जीतू पटवारी के विवादित बयान को मुद्दा बना लिया है। सड़क पर उतरकर बीजेपी आज जीतू पटवारी के इस बयान का विरोध करेगी। सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों को बीजेपी की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जीतू पटवारी जहां जहां जाएंगे वहां वहां उनके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन होगा। जाहिर सी बात है, अब 2 चरण के मतदान और मध्य प्रदेश में बाकी, और उससे पहले जीतू पटवारी का यह बयान बहुत बड़ा मुद्दा अब बीजेपी से बनाने जा रही है। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले पूरा भुनाने की कोशिश करेगी। सड़क पर उतरकर जीतू पटवारी का बीजेपी अब विरोध करेगी, क्योंकि चौथे चरण के तहत में आपको बता दें ग्वालियर की इन तमाम सीटों पर, माफ कीजिएगा, तीसरे चरण के तहत ग्वालियर की इन तमाम सीटों पर मतदान होना है। दतिया के डबरा से ताल्लुक रखती है इमरती देवी, और इसके साथ ही पूरा ग्वालियर चंबल संभाग इस विवादित बयान के बाद इस पर काफी असर देखने को जरूर मिलेगा।
तो विवादित बयान के बाद लगातार बीजेपी हमलावर है और ना सिर्फ यहां पर अब तीखे बयान यहां पर दिए जा रहे हैं, बल्कि इसके ही साथ अब जीतू पटवारी के खिलाफ बीजेपी मोर्चा भी खोलने वाली है। यह तय किया गया है कि जहां जहां भी अब जीतू पटवारी जाएंगे वहां वहां बीजेपी कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें, जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था और अब एक ये बड़ी रणनीति बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है। एक्स पर पोस्ट करके तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता निंदा तो कर ही रहे हैं जीतू पटवारी के बयान की, लेकिन इसके साथ ही अब सड़क पर भी आंदोलन देखने को मिलेगा। तो देखिए आकांक्षा, ये मामला तो है ही, लेकिन बीते 3 दिनों में 2 ऐसे मामले आए हैं जिस पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। एक सम्मान वर्सेस अपमान के इस मामले से सवाल भी कई उठ रहे हैं कि क्या इसी तरह से न्याय किया जाएगा। दरअसल रायपुर में कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर राजीव भवन में जिस तरह से खुद के अपमान से दुखी होकर पोस्ट किया था, उसका एक वीडियो भी सामने आया था, वो भी हमने आप तक पहुंचाया था। इस वीडियो में राधिका खेड़ा रोते हुए सुनाई दे रही है। पार्टी को छोड़ने की बात उन्होंने इसमें कही है जो सुना जा सकता है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि राजीव भवन में विवाद के बाद राधिका खेड़ा रोने लगी और उन्होंने इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कई कांग्रेस नेताओं को फोन भी लगाया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, बात नहीं सुनी। इधर ग्वालियर में जिस तरह से हमने अभी आपको बताया, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये अमर्यादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक इमरती देवी को लेकर कहा है कि ऐसा है, अब इमरती देवी का रस खत्म हो चुका है, जो अंदर चाशनी होती है उसके लिए भी अब जगह नहीं बची है। तो ये 2 बयान, 2 ऐसे, माफ कीजिएगा, एक विवाद और एक बयान। इस विवादित बयान पर इमरती देवी ने IBC24 से खासतौर पर बातचीत भी की और उन्होंने जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही है। फिलहाल वो अशोकनगर में हैं और शुक्रवार को यानी कि आज SP को वो आवेदन देने वाली हैं। तो ये 2 घटनाएं ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। पहले ही मुश्किलें कम नहीं हो रही थी आकांक्षा कांग्रेस के लिए, लेकिन अब जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में महिलाओं को लेकर जिस तरह की घटनाएं सामने आई है, निश्चित तौर पर कांग्रेस घिर रही है। मैं पार्टी छोड़ के जा रही हूँ आज मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी स्टडी करी थी, मेरे को चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे चेकआउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरे सुनील वाले से बात करी कि पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात कर रही हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करता। और देखिए, जिस बात का हमने जिक्र किया था कि देखिए बैकफुट पर आ चुके हैं पीसीसी जीतू पटवारी, और अब वो यही कह रहे हैं कि मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। इमरती देवी पर उन्होंने जो 2 बयान दिया है उससे अब जीतू पटवारी पलट गए हैं। बयान को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और खेद व्यक्त किया है। जीतू पटवारी लिखते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन मां के समान होती है। यदि ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। देखिए, अब जीतू पटवारी समझ चुके हैं कि चुनाव के वक्त में उनका ये बड़ा बयान आया है जो कि बेहद अमर्यादित रहा। अब वो उस पर चौतरफा गिर रहे हैं, तो अब वो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए खेद व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि हमने बाइट एकदम उनका जो रिएक्शन था साफ सुना, उसमें कहीं पर भी तोड़ मरोड़ करके तो पेश नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और बड़ी बहन मां के समान होती है। यदि ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। तो देखिए, जीतू पटवारी ने खेद व्यक्त कर दिया है और ये इसी तरह की क्रोनोलॉजी रहती है रचना की। पहले आप इस तरह का बयान देते हैं, चौतरफा घिरते हैं, आपकी पार्टी आपके इस बयान से किनारा कर लेती है, हाईकमान आपको फटकार लगाता है और फिर आप इस तरह की सफाई देते हैं या फिर खेद व्यक्त कर रहे होते हैं। लेकिन ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। बिल्कुल, लेकिन भाषा की मर्यादा की सीमा जो इन्होंने लांघी है, क्या वाकई में खेद प्रकट कर लेने से जनता इन्हें माफ कर पाएगी या इमरती देवी इन्हें माफ करेंगे? क्योंकि जिस तरह से अमर्यादित बयान ये सामने आया है उसके बाद सिर्फ खेद प्रकट करना मुझे नहीं लगता कि काफी होगा। और अमूमन यही देखा गया है कि इस तरह के अमर्यादित बयान सामने आते हैं और उसके बाद तुरंत इस पर खेद जता दिया जाता है और मामले से किनारा कर लिया। लेकिन ये मामला इतने जल्दी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने की पूरी ठान रखी है और आज जगह जगह हम इससे जुड़ा हुआ आंदोलन भी जरूर देखेंगे।
और अब खबर मिजोरम से, जहां पर आइजोल से बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन यहां पर बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि असम राइफल्स के जवानों ने इसे बरामद किया है। साबुन के बीच में हेरोइन को छुपाकर ले जाया जा रहा था। ये ड्रग्स का कितना बड़ा जखीरा यहां से मिला है, ये तस्वीरें आप देखिए। 4 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो हेरोइन बरामद हुई है उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। असम राइफल्स के जवानों ने इसे बरामद किया है और साबुन के बीच में जिस तरह से छुपाकर इस ड्रग्स को ले जाया जा रहा था, एक बड़ा जखीरा यहां से पकड़ा है। हेरोइन बरामद की गई और वो भी 4 करोड़ रुपए की। और देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। असम में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से कई इलाके डूब गए हैं। दीमा हसाओ जिले में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। बद से बदतर यहां पर हालात हैं। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद असम में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़क तालाब में तब्दील हो गई। दीमा हसाओ की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये असम का ये इलाका है। इस इलाके का कई जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ की वजह से यहां पर आप देखिए किस तरह से स्थिति चिंताजनक बन गई है। चलिए, इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हमर बानी हमर गोट में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।